Hi everyone, welcome back to my channel and today we are officially starting with the chemistry subject। हमने ऑलरेडी फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाइए ईएमआरएस की। वहाँ पे सारे 12 डेज के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें आपको लास्ट में चैप्टर के हिंट्स भी मिल जाएगा और हिंट्स के साथ साथ मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसी में। तो आप मॉडल क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स, एमसीक्यू सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा जिसे नहीं पता है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब के बायो में चले जाइए, वहाँ से डायरेक्टली आप मेरे चैनल को जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिस्कशन, पेड ग्रुप, जिस भी तरीके से पार्टिसिपेट करना है फॉर द ईएमआरएस टीजीटी साइंस प्रिपरेशन, आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं और कर सकते हैं। और इंडिविजुअली भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो लेट्स ऑफिशियली बिगिन विद दी फर्स्ट क्लास ऑफ आर्ट्स, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन पूरे चैप्टर का सार, मतलब हर एक चीज का जो सार बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, वो यही चैप्टर है, जिससे आपको एक्चुअली पता चलता है कि हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। मैटर होता क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? जितनी भी चीजें यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सारी की सारी मैटर से बनी हुई है। पहले, बहुत पहले के समय में क्या होता था, दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो ये बोलते थे कि जो मैटर है, this matter is continuous like a matter is continuous like a block of wood। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो बोलता था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक अ सैंड। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक अ सैंड। ठीक है, ये एक और स्कूल ऑफ थॉट बोलता था। तो इसे प्रूव कैसे किया जाए, कौन सही बोल रहा है कौन नहीं? तो हुआ क्या, एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई जिसमें हमने डिसॉल्व किया सॉल्ट को या शुगर को वाटर में। ठीक है, और उस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट मतलब जितना वाटर के बीच के एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप होता है, उसमें शुगर या सॉल्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और उनके स्पेसेस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी हुई जिसमें आपने वाटर डाला और शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल डाले। जब आपने देखा थोड़ी देर बाद जब ये डिसॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के बीच में पार्टिकुलर स्पेस था उसको कवर कर लिया है दूसरे पार्टिकल्स ने। इससे हमें पता चला, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि मैटर एक सिंगल कंटिन्यूस पीस नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ वेरी मैनी मैनी स्मॉल पार्टिकल्स जो लाइक सैंड है, सैंड से भी छोटे, मतलब इट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज ऑल्सो। ये वेरी वेरी स्मॉल साइज होते हैं पार्टिकल का। तो पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल जो होता है हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड एक चीज है, जिसका साइज बहुत टाइनी होता है, जो हम नहीं देख सकते हैं। हम इसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं? हमने कैसे परफॉर्म करने का सोचा कि हम एक्टिविटी एक और परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी ली, हमने जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, उसे हमने डिसॉल्व किया 100 ml ऑफ वाटर में। मैंने यहाँ पर, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली गैसेस बताया। ठीक है, तो हमने क्या किया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को लिया और हमने उसे रिजॉल्व किया। 2 to 3 ड्रॉप्स लिए इसके और हमने इसको रिजॉल्व किया 100 ml ऑफ वाटर में। 100 ml ऑफ वाटर में कि हमने देखा कि ये पूरा पानी जो है वो डार्क पिंक कलर का हो गया है या डार्क पर्पलिश कलर का हो गया है। देन हमने क्या किया कि अगेन हमने दूसरी बार में एक 90 ml का वाटर लिया या 10 ml समझ लो वाटर लिया, और उस सोल्यूशन में से जो हमने ये सोल्यूशन बनाया था, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फॉर क्लैरिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने बीकर लिया जिसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 को डाला वाटर में। ठीक है, देन हमने इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लिया और हमने 90 ml वाटर में डाला। ठीक है, इसका कलर अगर डार्क पिंक मैं कंसीडर करूँ था, ठीक है, डार्क पिंक अगर मैं कंसीडर करूँ था, तो जब हमने इसमें वाटर में मिलाया तो ये लाइट हो गया। ठीक है, सेम एक्टिविटी हमने अगेन परफॉर्म की, हमने फिर से ये 5 से 8 बार किया कि हमने 10 ml इसका सोल्यूशन लिया, 90 ml में फिर से डाला, फिर सेम किया, 90 ml में फिर से डाला। तो हमने क्या देखा, आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हम एक्टिविटी परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे कलर लाइट होता चला जा रहा है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो टाइनी क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के,
ये इतना मिलियंस में है कि हम जैसे-जैसे इसे डिसॉल्व करते चले जा रहे हैं, वो उतने ही स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में डिसॉल्व होता चला जा रहा है, मतलब उतना ही स्पेस करता जा रहा है, लेकिन बस लाइटर शेड हो रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि हाँ, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और उसी से मिलके मैटर बना होता है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने बताया कि मैटर होता क्या है, उसके स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। एक और चीज़ होती है कि पार्टिकल मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिर हम फर्दर बिगिन करेंगे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड क्या होता है। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पार्टिकुलर मैटर की, जो ये स्पेस को कवर करता है। क्या करता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है? कैसे स्पेस होता है? जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को देखा, डिसॉल्व किया, और जैसे-जैसे हम उसको और पानी में डिसॉल्व करते चले गए, वैसे-वैसे वो उसका कलर फेड होता चला गया। सिंपली आप एग्ज़ाम्पल ले लो सॉल्ट का या शुगर का, उसको आप डिसॉल्व करोगे तो जितना पानी मीठा पहले था, उससे कम मीठा या उससे कम नमकीन पानी आने वाले पानी में होता चला जाएगा। तो इससे पता चला कि हाँ, ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकंड हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक समझा कि कंटीन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल्स। कंटीन्यूअसली मूव कैसे करते हैं? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? आप एक एग्जांपल इसका लो, अगर आप धूप बत्ती या अगरबत्ती कहीं पे भी जलाते हो, ठीक है? पूजा के स्थान पे कभी जलाओ तो देखो कि थोड़ी देर बाद ही इतने डिफ्यूजन की वजह से वो हर जगह उसकी स्मेल दिखती है। तो ये पता चलता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ में मिल के हर जगह एयर के स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें स्मेल आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब अगर हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उतना ही इंक्रीज हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इन पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है तो उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। ठीक है? ये तो आप एक्टिविटी ऐसे भी देख सकते हो कि जब पानी को आप बॉयल करने रखते हो, तो जितना तेज़ आप गैस करोगे, उतनी ही तेज़ पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं और उतनी जल्दी हमारा पानी खौल जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है इसके साथ में, पार्टिकल का कंटीन्यूअस मूवमेंट होता है क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो टेम्परेचर के होती है। ठीक है? दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है एक्टिविटी, मतलब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि पार्टिकल के जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकल ये है तो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकल उस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये सबसे ज़्यादा कब होता है? जितना आपका सॉलिड हो, जैसे सॉलिड के जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनका होता है वो मैक्सिमम होता है। सिमिलरली आप एग्जांपल ले लो, अ, किसी भी आयरन नेल का एग्जांपल ले लो और एक चॉक का एग्जांपल ले लो। अगर आप चॉक पे हथौड़े से मारते हो और आयरन नेल को हथौड़े से मारते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि चॉक पहले टूट जाएगी और आयरन नेल को आपको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और कंटीन्यूअसली प्रेशर बहुत टाइम तक लगाने पड़ेगा, तब भी शायद वो ना टूटे। इससे हमें ये पता चलता है कि चॉक भी सॉलिड है, ठीक है? आयरन नेल भी सॉलिड, लेकिन चॉक के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है नेल के, जिसकी वजह से चॉक ब्रेक हो गई और नेल नहीं ब्रेक हुई, ठीक है? तो हमें ये पता चला कि स्ट्रेंथ ऑफ जो फोर्स होता है वो वेरी करता है कि क्या हमारा मैटर है, काइंड ऑफ मैटर क्या है उस पे वेरी करता है। स्ट्रेंथ पर्टिकुलर की इसकी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसको एग्जांपल में अगर आप कोट करके आओ कहीं पे भी, तो आपको यही लिख के आना है कि हम चॉक का और उसका एग्जांपल लेंगे, तो इससे वेरी करता है। नाउ 3 एक्टिव हमें प्रॉपर्टीज़ इसकी पता चल गई। एक तो कंटीन्यूअसली मूव करता है, दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन ईच अदर। नाउ कम टू दिस स्टेट ऑफ मैटर का मेन पार्ट, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले गैसेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गैसेस के बीच में क्या होता है, सॉलिड्स का तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गैसेस के बीच में क्या होता है कि गैसेस आर वन ऑफ द 5 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब अभी मैं पढ़ूँगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी कौन सी स्टेट होती है, प्लाज़्मा, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स दैट आर वेरी फार अपार्ट टू
to liquids and solids, thus they have very low density and viscosity. They can expand and contract, change in temperature and pressure, for example ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या हुआ इसमें कि सॉलिड में जो कैपेसिटी या सॉलिड के बीच की जो मॉलिक्यूल्स का गैप होता है वो कंपैरेटिवली सॉरी गैसेस के बीच के मॉलिक्यूल्स का जो गैप होता है वो कंपैरेटिवली लिक्विड के एंड सॉलिड के ज़्यादा होता है। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो देन लो होती है और डेंसिटी भी लो होती है। डेंसिटी और विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा? ठोसपन, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो इसकी ठोसपन कम होता है कंपैरेटिवली। दे कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये तो हमें पता ही है। हम जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ज़्यादा बबल्स फॉर्म होते हैं और फिर उतना ही वेपराइजेशन होता है और गैसेस में चेंज इतनी फास्ट होता है, ठीक है। तो हम इससे ये मान सकते हैं कि जितना हम प्रेशर देते हैं और जितना हम टेम्परेचर देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिक्विड नाइट्रोजन करते हैं हम, ऑक्सीजन को भी लिक्विड में ही कन्वर्ट करके हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली हम उसको भी कितना भी कंप्रेस करके उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। डिफ्यूजन होता है, वॉल्यूम ऑफ शेप होता है, वॉल्यूम एंड शेप होता है उसमें, डेंसिटी होती है एंड कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड्स में आपका कंप्रेसिबिलिटी सबसे लो होती है क्योंकि आप सॉलिड को दबाओगे तो वो दबेगा नहीं, लेकिन गैसेस एंड लिक्विड में कंपैरेटिवली ये चीज़ ज़्यादा होती है। वॉल्यूम एंड शेप कैसे हो गया? नाइदर अ डिफाइन डेफिनेट शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कैसे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक बलून में गैस को फिल किया, इसकी फिर गैस निकाल के आपने इसको एक बीकर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे प्रेशर लगाया और आपने इसको लिक्विफाई करने की कोशिश की, मतलब यहाँ से ऊपर वेट दिया आपने। तो ये इसका खुद का कोई शेप या वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, आप इसको जिसमें ट्रांसफर करोगे ये उसका शेप या वॉल्यूम ले लेता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। मटेरियल का क्या? डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग्स या मटेरियल, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड्स। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब यही हुआ ना, मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड सॉलिड्स ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ये भी बात सही है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उनके पार्टिकल के बीच में उतना ही इनकी लोअर डेंसिटी होगी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, इनके वेरी फार अपार्ट। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मच मोर इजीली देन लिक्विड्स और सॉलिड, बेसिक सी बात है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि वेरी क्विकली इनटू ईच अदर। डिफ्यूजन का जो फिनोमिना होता है सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होता है, देन आपका लिक्विड में होता है और देन आपका सॉलिड में। मतलब सॉलिड में तो नेग्लिजिबल होता है, आप बहुत कम ही डिफ्यूज होते हैं, मतलब होता ही नहीं है कंपेरेटिवली। गैसेस में सबसे ज़्यादा तो लिक्विड में सबसे उससे कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गैसेस डिफ्यूज करती हैं बहुत जल्दी एंड फॉर्म करती हैं एक होमोजेनस मिक्सचर बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि इनके पास हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, देखिए इस तरीके से। तो ये कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। लिक्विड्स की बात करते हैं हम, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड्स हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। ये भी सेम चीज़ है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। अब आप एक बॉटल में वाटर को कंटेन करके रखे हो, सपोज 1 लीटर का, आप इसको ट्रांसफर कर देते हो एक बीकर में, ठीक है। तो ये भी 1 लीटर रहेगा, क्यों? कि इसका शेप फिक्स नहीं है, जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, जितना आपने लिक्विड इसमें लिया था उतना ही लिक्विड आप इसमें पोर कर रहे हो ना, दोनों जगह सेम ही लिक्विड है, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। And will conform to the shape of their container but not expand to fill it. Example include water, oil and mercury। सबसे सिंपल चीजें हैं, वाटर, ऑयल एंड मरकरी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सीखा, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। क्या क्या होती है? वॉल्यूम होता है, हाँ जी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये उस चीज़ का शेप ले लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। फ्लो, हाँ बहुत ही फ्लोई होता है क्योंकि फ्लूइड नेचर ही होता है लिक्विड्स का। जितना ज़्यादा मोर विस्कोसिटी होती है, गैसेस से ज़्यादा विस्कस होते हैं। क्यों विस्कस ज़्यादा होते हैं? क्योंकि फ्लो इनमें ज़्यादा होता है ना। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर वाटर ही ले लो सबसे ज़्यादा एग्जांपल, फ्लो। विस्कोसिटी मतलब ड डेंसिटी या ठोसपन उनका कम है कंपैरेटिवली, ठीक है।
सरफेस टेंशन क्या होती है? एग्जिबिट्स द सरफेस टेंशन। इसका सरफेस टेंशन फिनोमेना क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया का बिना सिंक करे या फिर उस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट को अलाउ करते हैं कि कोई सम लाइट ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन देयर सरफेस विदाउट सिंकिंग। देखो, अगर आप एक ड्रॉप डालोगे एक टेबल के ऊपर, तो वो उसका ही शेप लेने की कोशिश करेगी, फैल जाता है वो, ठीक है? या पानी डालो तो भी वो फैलने लगता है। तो इसका सरफेस टेंशन क्या, लिक्विड एग्जिबिट करता है कि उसका सरफेस टेंशन है, तो ये भी आप बात याद रखिए। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी मतलब सरफेस टेंशन तभी होगा जब एरिया ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली विद डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब टिपिकली डेंसर देन गैसेस। हाँ, डेंसर होते हैं गैसेस से, क्योंकि गैसेस का तो बहुत कम डेंसिटी होगा, तभी तो पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा। देयर और गैसेस कंपेरेटिवली लाइट भी होती है, क्योंकि उनका मास लाइट होता है, तो वैसे ही डेंसिटी से आप डायरेक्टली कंसिडर भी कर सकते हो, ठीक? देयर पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर बट दे आर लेस डेंस देन मोस्ट सॉलिड्स। ऑब्वियसली डेंसिटी मतलब ठोसपन। देखो, अब यहाँ पे हनी है, यहाँ पे वाटर है। हनी का डेंसिटी या विस्कोसिटी हाई है, क्योंकि इसमें सॉलिड में जैसे सबसे ज़्यादा हाई विस्कोसिटी या डेंसिटी होती है, क्योंकि ठोसपन ज़्यादा होता है। और लिक्विड कितना फ्लोई है, वाटर सपोज करो कितना फ्लोई है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डेंसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, फ्लो होता है, वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नाउ कम टू सॉलिड। सॉलिड क्या करते हैं? डेफिनेट शेप भी होता है और उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। दे आर टाइटली पैक्ड इनटू अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट मूव। वाइब्रेशन इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं एक दूसरे से इस तरीके से कि इनके बीच में एनर्जी तो बहुत लग रही होती है, लेकिन मूवमेंट कहीं नहीं हो पाता, क्योंकि गैप ही नहीं है। Solids can be crystalline like a salt and diamond or amorphous like a glass or plastic। आप इनको कट भी कर सकते हो, हार्ड भी होते हैं जैसे डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, एंड देन अमॉर्फस भी होते हैं जो ग्लास, जैसे आप ग्लास को पिघला भी सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल को पिघला भी सकते हो, ठीक है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी हाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इनके पास, इनकी डेंसिटी होती है और इनके पास डेफिनेट शेप होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। देख लीजिए, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एक एक तरीके से, मतलब प्रॉपर शेप में ही अरेंज होते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड शेपलेस होते हैं, जिसकी वजह से इनको काटना, कहीं से भी तोड़ना इजी हो जाता है। आप ये सोचो कि चार लोग अगर इस तरीके से खड़े हैं डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में और हाथ इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो इनके हाथ को तोड़ना मुश्किल होगा या इजी होगा? या फिर चार लोग, एक ने यहाँ हाथ पकड़ रखा है, एक ने इसका हाथ यहाँ से पकड़ रखा है, एक ने ऊपर से पकड़ रखा है, तो इनको तोड़ना इजी होगा, ऑब्वियसली इनको तोड़ना इजी होगा। तो सिमिलरली यही कंडीशन एमॉर्फस में होती है। Solids have a definite shape and volume. Obviously, they are packed closely together, which prevents them from flowing. हाँ जी, solids are usually densest state of matter। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कौन सा solid होता है जो नहीं होता है? Exception, normal conditions with particle packed tightly in regular pattern। ठीक है, each solid has a specific melting point। ये बहुत बढ़िया बात है, प्लीज याद रख लीजिए। The temperature at which it turns into a liquid, वो temperature क्या होता है जब उसको लिक्विड में टर्न कर देते हैं? सम सॉलिड्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, व्हाइल द अदर्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि क्या स्टेट ऑफ मैटर है उस पर्टिकुलर सॉलिड का। अभी हम बात कर रहे थे 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, उनमें से एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज ऑफन थॉट एज ऑफ अ सबसेट ऑफ गैस, ठीक है, बट इट्स प्रॉपर्टीज आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। कौन से चार्ज पार्टिकल्स? आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब सॉलिड स्टेट का भी ये कंडक्टिविटी सॉलिड में होती है, तो ये उसका भी नेचर शो कर रहा है। जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है, प्लीज आप जाके एक बार चैप्टर को देखिए। रीसाउंड, रिस्पॉन्ड अनक्विकली या यूनिक से रिस्पॉन्ड क्विकली, यूनिकली या क्विकली बोल सकते हो, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड इट इज फाउंड इन स्टार लाइटनिंग मैन-मेड ऑब्जेक्ट लाइक फ्लोरेसेंस ट्यूब। मैंने यहाँ पे बताया था, ये प्लाज्मा स्टेट है जहाँ पे ये कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप प्लीज़ याद रख लीजिए, प्लाज्मा में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है कि जब हम इस प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ गैस और एक्सपोजिंग इट टू अ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग सम ऑफ द एटम्स टू आयोनाइज, मतलब हीट अप।
दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि गैसेस में नहीं होती है, लेकिन गैसेस के फेज में, गैसेस के ही सबसेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन ये गैसेस कंडक्ट नहीं करती हैं इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी को, लेकिन ये कंडक्ट करते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसी से जनरेट हम कर रहे हैं। Now emission of light, because the energy level of the electron plasma emit light, which is why neon signs and lightning are visible। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और यही डायरेक्टली एप्लीकेशन पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि एमिशन ऑफ लाइट प्लाज्मा करते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी लेवल होती है, जो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो प्लाज्मास के फॉर्म में लाइट को एमिट करता है, जिसकी वजह से नियॉन साइंस जो होते हैं और लाइटनिंग जो होती है हमें विजिबल हो पाती है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन पार्ट में देखो, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एज फ्लोरेसेंस बल्ब, प्लाज्मा टीवीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मतलब आपने देखा होगा आजकल तो सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा वर्जन आ गया है, पहले प्लाज्मा टीवीज भी थी। एंड इज क्रिटिकल फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, मतलब वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। नाउ द फिफ्थ मैटर इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इससे इसे किसने बोस ने इसको फॉर्म किया था। अ स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सब टर्मिनोलॉजीज नहीं लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स मूव करते हैं एक्सट्रीमली स्लोली एंड फॉलो द क्वांटम मैकेनिक्स लॉ, बिहेव मोर लाइक अ वेव देन पार्टिकल। वेव नेचर फॉर्म कर लेते हैं जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आता है, और एक्सट्रीमली स्लोली फॉलो करते हैं ये क्वांटम मैकेनिकल लॉ को। तो इस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं टू ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी स्टेट, लीडिंग टू सुपर फ्लूइडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सुपर फ्लूइड हो जाते हैं एंड देयर एबिलिटी टू फ्लो विदाउट विस्कोसिटी, तो उसे हम बोलते हैं बोन्स आइंस्टीन स्टेट। एब्सोल्यूट जीरो पे देखो, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, जब एब्सोल्यूट जीरो आया, ठीक है, -273 या इस पे, तो ये बिहेव करने लगते हैं किसकी तरह, कि ये विस्कोसिटी के बिना ही, मतलब विस्कस नेचर नहीं रहते, सुपर लिक्विड सुपर फ्लूइडिटी फॉलो करने लगते हैं, जिसमें सेम एनर्जी स्टेट रहता है, बट ये अलाउ करते हैं पार्टिकल को कि ऑक्यूपाई कर दे सेम एनर्जी स्टेट। इसमें देखो सुपर फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बोस आइंस्टीन के, जिसमें क्या होता है, नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जिसमें बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बन जाता है एक, जिसके मूव करता है स्लोली एंड कैन एग्जिबिट सुपर फ्लूइडिटी फ्लोइंग विदाउट फ्रिक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अटैचमेंट ही नहीं होता, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लड़े बिना ही मूवमेंट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी होती है, ऑल एटम्स in Bose condensed state occupy the same quantum state, which can allow the phenomena of quantum tunneling और microscopic scale। दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिए, सुपर फ्लूइडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अगर आप यही टर्म ऐसे के ऐसे ही लिख के आ जाओगे, क्वेश्चन आएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू स्टेट ऑफ मैटर कंपैरिजन टेबल। अब देखो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्टली हाईली रिकमेंडेड फॉर द रिविजन पार्ट है, कि गैसेस में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, और जहाँ पे आप इसको जिस भी कंटेनर में रख दो वैसे हो जाता है। डेंसिटी इसकी वेरी लो होती है, इसीलिए पार्टिकल्स दूर-दूर होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि जितना गैप हम फिल कर सकते हैं उतना हम प्रेशर डाल के फिल कर देते हैं। डिफ्यूज़ेस क्विकली, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक्स होती हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से। ये हम पी वी इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा भी होगा, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली फॉर द लिक्विड्स एंड सिमिलरली फॉर द सॉलिड्स एंड देन फिर प्लाज्मा की क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लाइक सॉलिड लाइक लिक्विड। ठीक है, कंटेन चार्ज पार्टिकल्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, लो डेंसिटी होती है। इसमें ये देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी डेंसिटी लो होती है, कंटेन्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बता दिया। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये भी किसकी तरह, गैसेस की तरह, क्योंकि गैसेस का ही सबसेट है ये। डिफ्यूज करते हैं क्विकली, ये भी गैसेस की तरह। कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, एमिट्स लाइट, इसीलिए एग्जाम्पल इसका नियॉन एंड इन सब की लाइट्स है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता है या नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टेट में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिए, क्योंकि सुपर फ्लूइडिटी होते हैं, सारे एटम्स एक ही जैसा परफॉर्म करने लगते हैं सेम क्वांटम स्टेट में।
ठीक है? एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होता है इनका, डेफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है और नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। जब नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो आ जाता है तब ये डेफिनिट शेप पा लेते हैं और डेफिनिट इनका वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी हो जाती है और ये सेम क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कोई डिफ्यूजन का फिनोमेना यहाँ पे हम नहीं देख सकते। सुपर फ्लूइडिटी फॉलोज़ द क्वांटम मैकेनिकल लॉज। इसको हायर स्टडीज में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, इसकी पूरी इक्वेशंस वगैरह भी हैं। नाउ कम टू दिस चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करें डायरेक्टली तो सब्लिमेशन होता है, लेकिन अगर गैस से हम सॉलिड में वापस ला रहे हैं तो डिपोजिशन होता है। यही क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर को मार्क किया था जब एनसीईआरटी में टेबल दी है ABCD के फॉर्मेट में। उसमें बताया गया है कि कैसे जब चेंजेस हो रहे हैं तो उसे कौन से स्टेट में कैसे बोल रहे हैं, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सबने उसको गलत आंसर मार्क किया था टेलीग्राम पे। गैसेस से जब लिक्विड में जाते हैं तो कंडेंसेशन होता है, लिक्विड से जब गैसेस में जाते हैं तो इवेपोरेशन होता है। सिमिलरली विद लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे तो फ्रीजिंग होगा, सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो मेल्टिंग होगा। ठीक है, यही आप डायग्राम भी बना के आओगे तो बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे फेस चेंजेस का। तो एबिलिटी ऑफ मैटर टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इनटू अनदर, मतलब कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, मतलब कोई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंस करे, तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से तो ये ट्रांजिशन जो होता है ये ये रिवर्सिबल भी होता है। देखो इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल भी हो रहा है। देखो सब जगह हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मीनिंग दे कैन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट अंडर रिजर्व्ड कंडीशंस। ठीक है, नाउ फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट चेंज को। टेम्परेचर चेंजेस डायरेक्टली अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है ऑफ द पार्टिकल्स इन सब्सटेंस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में ज़्यादा होते हैं और वो उनको पकड़ के रखते हैं। जैसे सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो उसको ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है ये बहुत ही मिनिमल मिनिमल होता है या बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के बीच का गैप ज़्यादा होता है, तो इन्हें हीट करोगे तो इनके मूवमेंट करने की स्पेस होगा ना, ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो ज़्यादा मूवमेंट होने लगता है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर प्ले करता है रोल। जितना टेम्परेचर आप दोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स में आ जाएगी। Now, altering the pressure applied to a substance can compress or expand the space between the particle, facilitating the transition between the state. एक certain amount का pressure या certain amount का आप temperature दे दोगे तो वो अपना state भी change कर देते हैं, particularly between gases and liquid. ज़्यादातर इसके बीच में होता है। Changes in these can also include the transition by modifying how particles interact with each other, especially एंड थ्रू फोर्स। हाँ, यही होगा ना कि आप जब तक एक्सटर्नली कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो तब तक वो ट्रांजिशन आपको नहीं दिखेगा इंड्यूस होते हुए। द मूवमेंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर डिक्टेट्स दैट देयर स्टेट बाय डिटरमाइनिंग हाउ विगरसली दे कैन मूव अगेंस्ट, मतलब सेम ही चीज को घुमा फिरा के इन्होंने बार बार लिखा है कि क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का गैप है, गैप की वजह से उनमें आप प्रेशर देते हो तो पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बेक करना पड़ता है या उसे कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। जब आपको उनके बीच का पोजीशन चेंज करनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी उन्हें देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे देते हैं पार्टिकल्स को, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैप फिल होता है, वैसे ही वो अपना विस्कोसिटी शो करते हैं, वैसे ही वो मॉडिफाई करते हैं या ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन स्टेट कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है, तो यहाँ से आप देख लेना। सॉलिड लिक्विड एंड गैस में बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है वो भी देखो। रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस होता है गैसेस पे, और फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द इंटायर चैप्टर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, ये ऐसे फोर्सेस होते हैं दैट मीडिएट्स इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एक पार्टिकल के बीच में। ठीक है, इंक्लूडिंग द अट्रैक्शन और रिपल्शन विच डिक्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। वेरी इजी डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी फोर्स बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, बी मॉलिक्यूल ये है, ए मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज होगा बी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है।
कैसे टाइप्स, कितने टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? एक होता है आपका डिस्पर्जन फोर्स, जिसे हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस, ठीक है? थोड़ा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप पढ़ लो। डिस्पर्जन क्या होता है या लंडन फोर्सेस क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड आर प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, मतलब नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, सब में ही प्रेजेंट होते हैं। लंडन फोर्सेस को ही हम वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं और ये वीकेस्ट होता है। यही प्रॉपर्टी बस आपको याद रखनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये जल्दी टूट जाते हैं, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? These forces occur between the molecules that are permanently polar. In such molecules, one end has a partial negative charge and the other has a partial positive charge, जैसे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। कैसे? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ में या फ्लोरीन के साथ में, तो उनके बीच में हाइड्रोजन जब भी किसी एलिमेंट से बॉन्डिंग करता है, स्पेशली वो एलिमेंट अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उनके बीच का होता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है। H2O भी कंसिडर कर सकते हो, HF भी कंसिडर करते हो सकते हो, HN भी कंसिडर कर सकते हो। वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं ये। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं? ये चारों टाइप के फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। दीज फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड विद पोलर सब्सटेंसेस। कोई भी आयनिक कंपाउंड को जब हम पोलर सब्सटेंस से मिलाते हैं तो आयनिक डाइपोल फोर्स उनके बीच में लगता है। इसमें कैसे होता है कि एन आयन फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरस्टेट विद द ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि आयन्स और डाइपोल या फिर किसी भी पोलर सब्सटेंस के बीच का जब मूवमेंट होता है या उनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछी जा सकती है। या तो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पूछ लेंगे आपसे 2-3 मार्क में, या तो फिर आपसे पूछ लेंगे कि उनके फैक्टर्स क्या होते हैं या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो आप ये जानिए, एक तो मॉलिक्यूलर साइज होता है जो उसे अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्स रखेंगे। ठीक है। साइज मतलब साइज पे जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे होता है? मॉलिक्यूल विद अ मोर एक्सटेंडेड शेप्स कैन हैव मोर सिग्निफिकेंट सरफेस कॉन्टैक्ट। जितना ज़्यादा शेप बड़ा होगा उतना ज़्यादा सरफेस के साथ में उसका कॉन्टैक्ट होगा। दस द स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्स। जब जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो अटैच्ड होगा किसी सरफेस से तो उसे ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसीलिए स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्स होता है कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर वेट। अगर देखो, एक को ग्लू से चिपकाओ, ठीक है, एक पार्टिकल खुद से ही एक दूसरे से अटैच्ड है, तो उसे ब्रेक करना और इसे ब्रेक करने में डिफरेंस है ना, तो ये ग्लू वाले को छुटाना पड़ेगा आपको। ये तो अपने आप ही लगाए ना हल्का सा फोर्स, तो इस पे जैसे भी फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। पोलैरिटी क्या होती है? मोर पोलर मॉलिक्यूल्स हैव strong dipole-dipole interactions. The greater the difference in electronegativity between the atoms in a molecule, the more polar force it is. ये polarity याद कर लीजिए कि जितना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा, उतना ही ग्रेटर डिफरेंस आएगा कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम्स की वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है दोनों का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनसिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें क्या है कि प्रॉपरली जहाँ नेगेटिव चार्ज है उधर ही प्रेजेंट है। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में देख लीजिए कितना स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड करता है उसके साथ में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है। रफली स्फेरिकल एटम्स ऑफ एन आइडियल गैस शुड नॉट बी अट्रैक्टेड नॉट रिपल बाय वन अनदर। ये देखो, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अ रियल गैस एटम कैन हैव एन instantaneous dipole partially charged on one atom causes the neighboring atom to distort due to their electrostatic attraction or repulsion of the electron cloud। यहाँ पे देखो ऐसे शेप चेंज कर रहा है। अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट partial charge of the neighboring induced dipole causes atoms to stick together for a very short time। देखो इंट्रैक्शन। ठीक है। Now the classification of matter into mixture and pure substances. Now this part we will be covering for the second class, so stay tuned. Please watch the first class and understand it properly. Now we will be covering the numerical section in this
क्लासिफिकेशन, क्योंकि मिक्सचर को भी हम पढ़ेंगे और सब्सटेंसेस को भी। सो स्टे ट्यून्ड, और आई विल बी कमिंग बैक विद द सेकंड पार्ट सून।